नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं और फिर बिना ब्रेक के नॉन स्टॉप विश्लेषण करेंगे। आज की बड़ी खबर राजनीति की दुनिया से है। आज हम सचिन पायलट की सुरक्षित राजनीतिक लैंडिंग का विश्लेषण करने वाले हैं। सवाल यह है कि 36 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि पायलट और गहलोत की तकरार खत्म हो गई, घर वापसी हो गई। क्या पायलट और गहलोत के बीच सब कुछ ठीक हो गया है? क्या सारे मतभेद खत्म हो गए? क्या गहलोत और पायलट एक दूसरे की कड़वी बातें भूल जाएंगे? इन सवालों की जवाब हम आपको आगे देंगे हमारी इनसाइड स्टोरी में। इसके साथ ही सचिन पायलट आपको खुद बताएंगे कि ये राजनीतिक झगड़ा कैसे सुलझा। ये घर वापसी पर सचिन पायलट का पहला इंटरव्यू है जो उन्होंने आज तक को दिया है। इसमें उन्होंने बताया है कि अशोक गहलोत की टिप्पणी से वो कितने आहत हुए, उन्हें कौन सी बातें बुरी लग गई और अब वो क्या सोचकर सारी नाराजगी को किनारे लगा रहे हैं। यह आज का सबसे बड़ा राजनीतिक संवाद है। इसके अलावा आज की बड़ी खबर यह है कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का दावा हो चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। इसे रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। पुतिन ने यह भी कहा है कि उनकी बेटी ने भी इस वैक्सीन को लिया है। हालांकि रूस के इस दावे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में संपूर्ण विश्वास की कमी है। WHO को भी इस वैक्सीन पर शक है। ऐसा क्यों है, ये समझेंगे। और भारत सहित दुनिया के दूसरे देशों में वैक्सीन बनाने की कोशिश कहां तक पहुंची, ये भी आपको बताएंगे। ये विश्लेषण नंबर 2 होगा। एक और अच्छी खबर और वो ये है कि भारत के राफेल से चीन का उत्साह फेल हो गया है और वो दबाव में अपने होतान एयरबेस पर लड़ाकू विमानों की तादाद बढ़ा रहा है। होतान एयरबेस LAC के पास चीनी वायुसेना का सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना है। चीन बड़ी ही शिद्दत से राफेल की काट ढूंढ रहा है जो उसके पास है नहीं। आकाश के मोर्चे पर चीन की इस बेचैनी को भी देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर से। सचिन पायलट की नाराजगी दूर होने के दावे के साथ ही राजस्थान में गहलोत सरकार का संकट फिलहाल टल गया है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट अपनी कड़वाहट भूल चुके हैं। सचिन पायलट ने आज खुलकर अपनी बातें रखी और खुद के लिए अशोक गहलोत की ओर से पिछले महीने कहे गए तीखे शब्द बाण पर आहत होने की बात भी स्वीकारी। तो उधर गहलोत खेमा यह बताने से नहीं चूक रहा है कि राजस्थान कांग्रेस के असली बॉस वही हैं। सचिन पायलट आज 34 दिन के बाद जयपुर पहुंचे तो अशोक गहलोत जैसलमेर में अपने उन विधायकों के पास गए हैं जो उनके समर्थन में मजबूती से डटे रहे। कांग्रेस का फिलहाल एक संकट टल गया है। इस एक तस्वीर ने इसका ऐलान तो कर दिया है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की कहानी सिर्फ इस एक तस्वीर तक सीमित नहीं है, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस का मामला शांत हो जाने के बावजूद कांग्रेस की जुड़ी गांठ बाकायदा दिख रही है। एक और 34 दिन बाद सचिन पायलट वापस जयपुर पहुंचे हैं तो अशोक गहलोत जैसलमेर निकल गए हैं अपने उन समर्थक विधायकों से मिलने जो गहलोत के समर्थन में दिन रात डटे रहे। जुलाई में जब सचिन पायलट को गहलोत सरकार और कांग्रेस पार्टी में उनके पदों से हटाए जाने का ऐलान हुआ तो सचिन के जहन से जो पहली बात सामने आई थी वो ये थी कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज जब सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी के हित में गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत को बंद करने का फैसला किया है तो भी उनका वो दर्द सामने आया है जो गहलोत के तीखे बयानों ने उन्हें दिया था। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। अशोक गहलोत जी मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उनका मान सम्मान ही किया है, लेकिन अगर वर्किंग में, काम करने के तरीके में, गवर्नेंस में अगर मुझे कोई इशू दिखता है तो मेरा अधिकार है कि मैं उसमें अपना विरोध जाहिर करूं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, दुख तो हर इंसान को होता है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन उसको अब मैं समझता हूँ मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूँ वो उचित नहीं है। पब्लिक डिस्कोर्स में एक संवाद और एक शालीनता और एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए।
सचिन पायलट की बात रखने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाने का फैसला किया है, जो सचिन और उनके समर्थक विधायकों की शिकायतों को सुनेंगे। लेकिन इस फैसले में भी अशोक गहलोत एक तरह से अपनी जीत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उनके निशाने पर बीजेपी जरूर थी, लेकिन गहलोत ये बताने से नहीं चूके कि विधायक उनको छोड़कर नहीं गए। एमएलएस का ये कहना है कि जो पार्टी के साथ रहे, क्या वफादारी उनका अपराध था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वो एक इतिहास बन गया है। 100 से अधिक लोगों को इतने लंबे समय तक एक साथ रहना, और एक आदमी टूट के नहीं गया। एक आदमी पूरा जोर लगा लिया। बीजेपी के नेताओं ने पूरा षड्यंत्र किया सरकार को किसी कीमत पे गिराना, हम लोगों को किसी कीमत पे गिराना है। उस माहौल के अंदर अगर हमारे एमएलए एक आदमी छोड़ के नहीं गए, एक आदमी, आप कल्पना कीजिए उसके बारे में हमारे दिल में क्या स्थिति होगी, आप जान सकते हो। और मैंने उनको कहा है कि आप लोगों ने इतिहास बना दिया, और जब तक मैं रहूंगा जिंदा तब तक आपका अभिभावक के रूप में रहूंगा, ये मैंने उनको कहा है। अशोक गहलोत ने खुद को राजस्थान कांग्रेस के सभी विधायकों का अभिभावक कहा, तो दूसरी ओर उनका खेमा अभी दबाव बनाने की रणनीति में जुटा है। विधायकों के मन में जहां तक है, नो डाउट ये रिएक्शन है बहुत जबरदस्त। तो वो रिएक्शन इस बात का कि 1 महीने रहे तो कांग्रेस के विधायकों में बड़ा गुस्सा है। मैं सचिन पायलट जी के बहुत करीब रहा हूं, मेरे मन में उतना गुस्सा नहीं, लेकिन मैंने लोगों के मन में गुस्सा देखा। वो गुस्सा इस बात का कि 19 लोग इस तरह से रिवोल्ट करके गए, वो पार्टी के विधायकों को, पार्टी को, कार्यकर्ता को और प्रदेश की जनता को पसंद नहीं आ रहा। इसमें कोई दौरा नहीं, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां सब ठीक हो जाएगी, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं। अशोक गहलोत जैसलमेर जाने से पहले उन 3 निर्दलीय विधायकों से भी मुलाकात करके गए हैं, जिन्हें कभी पायलट कैंप का बताया गया था। कहाँ चले गए थे इतने दिनों से? लोग कह रहा था कि आप भी सरकार गिराने गए थे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एपिसोड जो हुआ है, जग जाहिर है कि लड़ाई घर की, झगड़ा पार्टी का, और हमारे ऊपर किसी तरह के आरोप लगाना, और राजनीति में आरोप लगना भी चाहिए। वैसे जब सचिन पायलट और उनके समर्थकों का दर्द समझने के लिए एक कमेटी बनी है, तो ये भी समझने की जरूरत है कि 1 महीने लंबे चले इस ड्रामे पर पर्दा गिरा कैसे। आज तक को कांग्रेस सूत्रों से पता चला कि इसमें कांग्रेस नेतृत्व और सचिन पायलट दोनों की थोड़ी थोड़ी मजबूरी ने बर्फ पिघलाई, तो दोनों ओर से एक दूसरे को लेकर बची रह गई लिहाजदारी से बात बन गई। सचिन पायलट की मजबूरी ये थी कि उनके पास सिर्फ 19 कांग्रेस विधायक थे, और उसमें से भंवरलाल शर्मा समेत 3 कांग्रेसी विधायक रविवार तक पायलट का साथ छोड़ने का मन बना चुके थे। सचिन पायलट गुस्से में बीजेपी के नजदीक तो चले गए थे, मगर वो कांग्रेस छोड़कर कभी गए नहीं थे। 12 जुलाई को जिस दिन घटना हुई, उसी दिन प्रियंका गांधी ने उनके ससुर फारूक अब्दुल्ला और उनके साले उमर अब्दुल्ला से बातचीत कर सचिन के लिए रास्ता खोल दिया था। गांधी परिवार ने पुराने संबंधों का हवाला देकर सचिन पायलट की मां रमा पायलट से भी संपर्क साधा था। सचिन पायलट ने परिवार को तो अपने राजनीतिक भविष्य की रूपरेखा समझाकर मना लिया था, मगर उसी दिन से वो कमजोर पड़ने लगे थे। इसके अलावा सचिन पायलट बीजेपी में जाना नहीं चाहते थे और क्षेत्रीय पार्टी बनाने के लिए तैयार नहीं हो सके थे। उधर कांग्रेस में शामिल हुए 6 बीएसपी विधायकों का मामला भी कोर्ट में अटका हुआ था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के तेवर बता रहे हैं कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि युद्ध विराम है। कांग्रेस को अगर ये लड़ाई खत्म करनी है तो सचिन पायलट को अशोक गहलोत के प्रति इज्जत दिखानी होगी, और अशोक गहलोत को सचिन पायलट के प्रति प्यार दिखाना होगा। तभी लंबे समय तक ये समझौता चल सकता है, वरना जिस तरह के हालात हैं, लड़ाई में दोनों एक दूसरे के खिलाफ इतनी दूर जा चुके हैं कि कब तक और कैसे आपसी मनमुटाव खत्म होगा यह कहा नहीं जा सकता है। अब सचिन पायलट मान गए हैं, लेकिन बीते 1 महीनों का घटनाक्रम ऐसा है जिस पर उन्हें सफाइयां देनी पड़ रही हैं। 30 और 32 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री बनाकर जिम्मेवारी दी। 36 साल की उम्र में राजस्थान जैसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रांतों में से एक, 34 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी।
और 40 साल की उम्र में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी। हमने धरने दिए, प्रदर्शन किया, पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी, जेलों में गए, लाठियां खाई और तब जाके जनमानस के अंदर हम उनके दिल में उतर पाए और तब हम सरकार बनाने में कामयाब हुए। अब सरकार जब बन गई तो जिन लोगों ने भूमिका निभाई थी उन लोगों को हम दरकिनार कर देंगे। उन्होंने जो खून पसीना बहा है उसका अगर हम उनको पुरस्कार या इनाम नहीं देंगे, उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं वो मेरी जिम्मेदारी थी एज पार्टी प्रेसिडेंट, मैं उस मुद्दों को उठाऊं। बहरहाल लौट के सचिन कांग्रेस को आए तो देखना होगा कि ये राजस्थान कांग्रेस में स्थायी युद्ध विराम है या नहीं। दिल्ली से आनंद पटेल के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। हाथ मिलने जा रहे हैं लेकिन दिल मिलेंगे या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल। बगावती तेवर दिखाने वाले सचिन पायलट की घर वापसी हो चुकी है और इस वापसी के बाद सचिन पायलट ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। गहलोत और उनके बीच का झगड़ा कैसे सुलझा, ये सचिन पायलट आपको खुद बताएंगे। ये एक ऐसा इंटरव्यू है जिसमें सचिन पायलट ने कुछ भी नहीं छुपाया। इस संवाद में कई राजनीतिक संकेत हैं। सचिन पायलट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पार्टी में भी और राजस्थान की सरकार में भी वापस स्वागत हो गया है आपका। क्या अब सचिन पायलट दोबारा डिप्यूटी सीएम के पद पर आसीन होने वाले हैं? देखिए, हम लोगों ने श्वेता जी दिल्ली में आके हमारे साथियों ने कुछ मुद्दों को उठाया था और शुरू से हम लोगों ने कहा था कि हम पार्टी फोरम के अंदर जो हमें लगता है कि सरकार में काम करने के तरीके को, नेतृत्व के कुछ एक्शंस को हमको संज्ञान में लेना पड़ेगा, वो हमारा अधिकार भी है, हमारी ड्यूटी भी थी। उन मुद्दों को हमने दिल्ली में पार्टी के सामने रखा और मुझे आश्वासित किया गया है कि बहुत जल्द समयबद्ध तरीके से इन सभी समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। उसके बाद क्या रोल पार्टी के अंदर निभाना है या नहीं निभाना, इसका निर्णय मैंने पार्टी के ऊपर छोड़ा है। जब जब मुझे जो दायित्व दिया पिछले 20 सालों में, मैंने पूरी निष्ठा ईमानदारी से उस दायित्व को निभाया है और मैं आज भी वो कर रहा हूँ। पद हो या ना हो, लेकिन प्रदेश की जनता के प्रति मेरा जो एक दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, उसको मैं हमेशा निभाता रहूँगा। जो वादे कर हम सत्ता में आए हैं उनको पूरा करना हम सबकी प्राथमिकता रहेगी। पर सचिन, ये आज की बात नहीं है, आपने इससे पहले भी यही मुद्दा उठाया है। आपने पहले भी ये चीजें उठाने की कोशिश की है कि किस तरीके से युवाओं को तरजीह या फिर राजस्थान में क्या आपको चाहिए, ये बातें आप पहले भी करते रहे। इस बार क्या आपको अतिरिक्त कोई आश्वासन मिला है जिस कारण हम देख रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं कि अब पटाक्षेप हुआ उसका? नहीं, देखिए, पिछले 1.5 साल में सरकार का एक जिम्मेदार हिस्सा रहा और उप मुख्यमंत्री के रूप में मैंने काम भी किया, लेकिन मैंने कभी भी राजनीति को व्यक्तिगत नहीं बनाया। मैंने कभी भी, अगर मुख्यमंत्री जी भी हैं तो मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैंने हमेशा उनका व्यक्तिगत सम्मान भी किया है, लेकिन अगर काम करने के तरीके में, कार्यशैली में, गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स में वो कामयाबी हमको हासिल नहीं हो रही जो जितनी अपेक्षित है, तो मैं समझता हूँ उसका इशू बनाना मेरे लिए लाजमी था। और बात सिर्फ सरकार की नहीं है, क्योंकि 5 साल जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था राजस्थान के अंदर, तो हम मात्र 21 सीट पर सिमट गए थे 5 साल पहले, 6 साल पहले जब चुनाव हुए थे, जब अशोक जी मुख्यमंत्री थे। 21 सीटों पर सिमटने के बाद जब मुझे राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष बनाया, तो उन 5 सालों का जो संघर्ष रहा, सबको साथ लेकर हम लोग चले थे। हमने धरने दिए, प्रदर्शन किया, पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी, जेलों में गए, लाठियां खाई और तब जाके जनमानस के अंदर हम उनके दिल में उतर पाए और तब हम सरकार बनाने में कामयाब हुए। अब सरकार जब बन गई तो जिन लोगों ने भूमिका निभाई थी उन लोगों को हम दरकिनार कर देंगे। उन्होंने जो खून पसीना बहा है उसका अगर हम उनको पुरस्कार या इनाम नहीं देंगे, उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ वो मेरी जिम्मेदारी थी एज पार्टी प्रेसिडेंट, मैं उस मुद्दों को उठाऊं। इन सब इश्यूज को लेकर हमने बात रखी और कल जो हमारी मीटिंग हुई प्रियंका जी और राहुल गांधी जी के साथ, और सोनिया गांधी जी ने अब एक कमेटी बनाकर बहुत जल्द इन सारे इश्यूज को टेकअप करने का जो काम किया है, उससे लोग संतुष्ट भी हैं। और मुझे लगता है कि इसको करने से दोनों, सरकार को भी और संगठन को, दोनों को लाभ मिलेगा। पर भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रही इसमें? क्योंकि अशोक गहलोत जी ने भी कहा कि अब बीजेपी की जो साजिश थी वो नाकाम हुई। देखिए, जो विपक्षी पार्टी है वो मौके का फायदा उठाए, ऐसा सोचना कोई गलत नहीं है। हम लोगों ने तो पहले दिन कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। मेरे सभी साथियों ने, जो विधायक हैं, उन्होंने बड़ी पुरजोर आवाज से कहा और पहले दिन मैंने कहा बहुत से लोग आरोप लगाएंगे, बहुत से लोग ये खबरें फैलाएंगे, लेकिन हम लोग कांग्रेस के सिपाही रहे और मैं जिम्मेदार पद पर रहा, तो हमने शुरू से कहा था कि हम पार्टी के अंदर रहकर अपनी बात को रखना चाहते हैं और ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। लेकिन इस बीच विपक्षी पार्टी ने बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे जिससे ये कोशिश की जाए कि इस फूट का फायदा कैसे लें।
लेकिन अंत में अगर सरकार पर संकट आया था और आ रहा था, तो इसलिए हम लगा कि अब हम लोगों को वार्ता कर कर, और पार्टी को भी लगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टी है, एक प्रदेश के 1 या 2 लोग पूरी पार्टी को अगर दिक्कत में लाने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो केंद्र नेतृत्व ने भी समझा, मुझे लगा कि बात कर कर निपटाना चाहिए। एक मुख्यमंत्री आपको निकम्मा कहता है, तो ये बात आहत तो करती होगी आपको। क्यों नहीं करेगी भाई, मैं भी इंसान हूँ, आहत थे हम लोग, मैं भी आहत था, लेकिन मुझे लगा कि राजनीति में उदाहरण कैसे स्थापित होगा। अगर कोई कुछ बोले और मैं उससे दुगना बोलूं, तो जो आज देश हम लोगों को देख रहा है, जो नौजवान देख रहे हैं, वो क्या एग्जाम्पल हम लोगों से लेंगे। इसलिए मुझे लगा कि पॉलिटिकल नैरेटिव में एक संवाद में जो शालीनता, विनम्रता होनी चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कितना कोई कटु दुश्मन हो, अगर वो कहीं कुछ ऐसी बात बोल दे जो अनपार्लियामेंट्री है, जो डिग्निफाइड नहीं है, जो आमतौर पर लोग शब्द इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर भी हमें संयम नहीं खोना चाहिए। इसलिए मुझे लगा मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। दुख तो क्यों नहीं होगा, दुख तो हुआ। मैं जब 5 साल अध्यक्ष था, जब हम लाठी गोली खा रहे थे, तब सारे गुण मेरे में थे, और सरकार बनने के बाद वो सब गुण गायब हो गए, और इसी वजह से लोग आपको इसका तो मैं क्या जवाब दूं, इसका दोष या पुरस्कार तो मेरे माता पिता को मिलना चाहिए, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। पर ज्यादा आसान रास्ता हो जाता है ऐसे में कि आप अपनी नई पार्टी बना लें। लोगों ने कहा कि ऐसा भी हो रहा है, सचिन पायलट सोच रहे हैं कि अगर कांग्रेस में मेरी नहीं सुनी गई और बीजेपी मुझे जाना नहीं है, तो मैं अपनी एक नई पार्टी बना लेता हूं राजस्थान में। देखिए, पॉलिटिक्स में विकल्प बहुत से लोग बताते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि सोच क्या है, विचारधारा क्या है, कमिटमेंट कहाँ पर है। और ठीक है, उतार चढ़ाव आते हैं, राजनीति में ऐसी बात नहीं है। और मैंने अपने 20 साल के अनुभव में ये सीखा है कि पद आएंगे जाएंगे, कुछ लोग अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली पब्लिक सर्विस के लिए, जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरे पास प्लेटफॉर्म क्या है। और मेरा विश्वास, और हमने जो विश्वास कायम किया है जनता के बीच संवाद कर कर पिछले कई सालों में, वो टूटे कैसे ना, इस पर हम लोगों को पूरा ध्यान फोकस किया है। बाकी बहुत सारे विकल्प लोग बताते हैं, आज बता रहे हैं, कल भी बताएंगे, लेकिन मैं जहाँ था मजबूती से खड़ा हूँ। और मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत एहसानमंद हूँ कि मुझे पार्टी ने बहुत सारे पद दिए हैं। लेकिन पद देने का मतलब नहीं है कि मैं अपनी आत्मा की आवाज़ ना सुनूं। अगर मुझे कहीं कुछ मन में बात है तो मुझे बोलनी नहीं है, ऐसा नहीं है, तो मैं बंद नहीं जाता हूं। और ये पद रहे ना रहे, मैंने कोई डिमांड ना पद की करी है ना पोस्ट की करी है, लेकिन मैं सच्चाई बोलता रहूंगा। मुझे अगर कुछ गलत लगेगा तो मुझे बोलना चाहिए। कहा गया कि देखिए कितनी युवा उम्र में इनको पहले केंद्र में मंत्रालय दिया गया, उसके बाद राजस्थान आए तो वहां पर डिप्टी सीएम का पद दिया गया, लेकिन संतुष्टि नहीं है। क्या ये सचिन पायलट की लड़ाई एक पद के लिए थी, या फिर किसी ऐसी चीज के लिए जो आज सामने समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी ने मानी कौन सी बात है जिस वजह से सब मान गए? ये बहुत संकीर्ण व्यू पॉइंट है जो आप बता रही हैं, क्योंकि आप पद किसी को दें और मान सम्मान आपका ना रखा जाए, आप काम करने में बिल्कुल कामयाब ना हो सकें और आप असहाय महसूस करें, एक घर और गाड़ी लेने के लिए कोई पद ले ले, तो उस प्रकार का मैं इंसान हूँ नहीं। और जब मैं केंद्र में था तो मुझे पूरी छुट्टी काम करने की, जितना मुझे काम दिया मैं उससे ज़्यादा काम करता था। और अभी भी जो मंत्रालय हमारे पास थे उसमें मैंने कोई कमी रखी नहीं, पद हो या ना हो। और मैंने आज भी कोई डिमांड नहीं रखी। आपने सवाल पूछा, हमने डिमांड क्या रखी है? हमने डिमांड ये रखी है कि जिन लोगों के कंधों पर खड़े होकर हम सत्ता में पहुंचे हैं, जिनका खून पसीना सड़कों पर बहाकर हम सत्ता में आए हैं, उनका मान सम्मान हो, उनके काम हो। पब्लिक 7 करोड़ लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे गरीबों के, किसानों के, नौजवानों के काम पूरे हों, वो कैसे उसको और गति दी जाए, ये मांग हम लोगों ने रखी है। और काम करने के तरीके में अगर बदलाव करना है तो करना चाहिए। तो अब क्या अदालती जो लड़ाई है उसका स्टेटस क्या रह जाएगा? क्या आगे आप और मुद्दों को लेकर वो रास्ता भी अपनाएंगे? क्योंकि एक बात तो आपने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी आप नहीं छोड़ रहे हैं। कौन छुड़वाना चाह रहा था और कौन छोड़ रहा था? अपनी बात रख रहे थे और आज भी रख रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आज जो वस्तुस्थिति ये है कि हमारी बात को सुना है और एक बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर उन इश्यूज को हम रिजॉल्व करेंगे। बाकी सरकार और पार्टी को मजबूती देने का काम आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 दशक से कर रहा हूँ और करता रहूंगा। क्या वाकई कांग्रेस में युवा वर्सेस बुजुर्ग पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी वर्सेस नई पीढ़ी है? अब पता नहीं, धीरे धीरे मैं तो अधेड़ उम्र का हो गया हूँ, अब युवा भी नहीं बोलता अपने आप को और बुजुर्ग भी नहीं बोलता। लेकिन ये एक क्रिएट किया गया है कि एक्स वर्सेस वाई है।
क्योंकि पार्टी में सब तरह के लोग हैं, हर आयु के लोग हैं, और किस दल में नहीं होते हैं। और बहुत से लोग कम उम्र में बहुत कुछ कर पाते हैं, बहुत से लोग बहुत आयु में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये जो विवाद बेवजह पैदा किया गया है कि आयु और उम्र को लेकर लोगों में टकराव होता है, ऐसा नहीं है। अब वापस राजस्थान जाकर काम कर पाएंगे अगर दोबारा आपको वही जिम्मेदारियां दी जाएं? मैंने कोई जिम्मेदारी मांगी नहीं है, पार्टी पर निर्भर करता है। और आपने कहा लड़ाई किस बात की है भाई? विरोध हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लड़ाई और संघर्ष मैं बहुत समझता हूँ अलग अलग दो शब्द हैं। और मुद्दों पर अगर अपनी राय प्रकट करना, इसको कोई लड़ाई नहीं कह सकता है, और लड़ाई करना मेरी फितरत में भी नहीं है। मैं अपने बड़े बड़े विरोधियों के साथ भी संवाद करता हूँ, बात सुनता हूँ, अगर मेरे में गलती है मैं उसको स्वीकार भी करता हूँ। तो ये लड़ाई शब्द का राजनीति में कोई उपयोग नहीं है। चुनाव भी लोग लड़ते हैं, लेकिन वो लड़ाई नहीं होती है, एक आपस में कंपटीशन होता है। इसलिए राजस्थान के लोगों की बहुत उम्मीदें पार्टी से हैं, और हमने वादे किए हैं। जब मैं चुनाव में गया था 1.5 साल पहले एज पार्टी प्रेसिडेंट, मैंने बहुत वादे किए हैं पार्टी से, जनता से। उन वादों को पूरा करना पड़ेगा, पद हो या ना हो, लेकिन मुद्दे, वादे, जनता की अपेक्षा, ये मेरा सर्वोप्रिय, मेरा ये एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव रहेगा। मैं कोई बहुत ईगो रखने वाला इंसान भी नहीं हूँ, और ना मैं समझता हूँ किसी को रखनी भी चाहिए। जो जो काम पार्टी बताती है उसको करें। अल्टीमेटली नेता हो, पार्टी हो, सरकार हो, हमारी जवाबदेही मतदाताओं के प्रति है। जनता खुश तो सब ठीक है, और पब्लिक को खुश करने के लिए जो जो हम लोगों ने कमिटमेंट्स की हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। और मैं दुगनी चौगनी ताकत से काम करने के लिए तैयार हूँ, करता रहा हूँ। भविष्य में क्या होगा, नहीं होगा, मिलेगा, छिनेगा, इसका तय पार्टी को करना है, मुझे नहीं करना। एक और चीज पे स्पष्टीकरण चाहूंगी सचिन जी, वो ये कि शुरुआत में ऐसा बताया जा रहा था कि शायद खुलकर बातचीत नहीं हो पा रही है। जब रणदीप सुरजेवाला भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, कहा जा रहा है आने के लिए, आप आ नहीं रहे हैं, आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। तो क्या आपको आपकी तरफ से उस संवाद का स्विच ऑफ किया गया था, या फिर ये सिर्फ समझ का फेर था? भविष्य के गर्भ में क्या है हमको नहीं मालूम, और अतीत में जो बीत चुका है उसको कुरेदने से कोई फायदा नहीं है। और मैं किसी भी मेरे साथी, जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं, बहुत सी बातें कहीं या बोली गई होंगी, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। जो रात गई सो बात गई, मैं उसको काउंटर करूं या कुछ और उसका स्पष्टीकरण दूं या उसके बारे में उल्लेख करूं, मैं समझता हूं शोभा नहीं देता। सब मेरे साथी हैं, अगर किसी ने मुझे कुछ बुरा भला कहा भी है तो मैं समझता हूं वो व्यक्ति की मांग हो सकती है, उनकी सोच होगी, लेकिन मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन पायलट हमसे बातचीत करने के लिए। तो बार बार सचिन पायलट इस बात पर जोर देते हुए कि मेरे मन में किसी को लेकर कोई दुर्भावना नहीं है। इन सब के बीच राजस्थान से ही अगली बड़ी खबर आपको देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जैसलमेर से सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस विधायकों की बैठक जारी है। कांग्रेस विधायक दल की ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। सूर्यगढ़ पैलेस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है। अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस के विधायक शामिल हैं। अब आगे की रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। अब इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। राजनीति की दुनिया से आगे बढ़ते हुए आपको लेकर चलते हैं अब विज्ञान की दुनिया में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस ने दुनिया में कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। इसे रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी भी मिल गई है। पुतिन ने दुनिया को जो सबसे हैरानी की बात बताई वो ये है कि उन्होंने अपनी बेटी को भी ये वैक्सीन दी है। हालांकि रूस के दावे पर दुनिया को शक है। WHO को भी शक है कि रूस ने इस वैक्सीन के मामले में शॉर्टकट मारा है। पहले आप इस वैक्सीन की लॉन्चिंग की ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद आपको वैक्सीन पर शक की वजहें भी बताएंगे। पूरी दुनिया कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन का इंतजार कर रही है और रूस ने आज इस इंतजार के खत्म होने का दावा किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि उनके देश ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बना ली है। आज सुबह राष्ट्रपति पुतिन टीवी के जरिए देश और दुनिया के सामने आए और इस कामयाबी की पूरी जानकारी दी। कोरोना की दहशत में डूबी दुनिया के लिए ये एक बड़ा ऐलान था। Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции.
Я в этой связи хочу попросить министра здравоохранения Мурашко Михаила Альбертовича проинформировать нас поподробнее, хотя знаю, что она работает достаточно эффективно. राष्ट्रपति पुतिन बिल्कुल अलग अंदाज वाली आक्रामक कार्यशैली के लिए मशहूर हैं। इसका सबूत एक बार फिर उन्होंने दिया। पुतिन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के टीके के पहले इस्तेमाल के लिए उन्होंने अपनी एक बेटी को चुना। ये बात सुनकर सब हैरान रह गए। राष्ट्रपति पुतिन की 2 बेटियां हैं, उनमें से एक को हल्का बुखार था। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें इस वैक्सीन की पहली डोज दी गई। इस डोज से पुतिन की बेटी की हालत में तेजी से सुधार हुआ और सिर्फ एक दिन में ही बुखार कम हो गया। Температура была у нее 38, на следующий день 37 с небольшим, и все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, ну и все, сошла потом на нет. Чувствует себя хорошо и титры высокие. रूस ने करीब 1 महीने पहले ही इस वैक्सीन को बनाने के संकेत दे दिए थे। रूस के रक्षा मंत्रालय और गामालेया नेशनल सेंटर ने मिलकर कोरोना की दवा स्पुतनिक वी के क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल होने का दावा किया है। इस ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई, उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। सितंबर से इसका उत्पादन करने और अक्टूबर से ये टीका लोगों को लगाने की तैयारी की जा रही है। रूस में सबसे पहले इस वैक्सीन को डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा। पूरी दुनिया को इसका फायदा इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में ही मिल पाएगा। हालांकि रूस के इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल में होने की बात कही है। WHO मानता है कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो ये बहुत खतरनाक कदम साबित हो सकता है। Really, I can just say that we are in a close contact with the Russian health authorities and discussions are ongoing with respect to possible WHO pre-qualification of the vaccine. But again, pre-qualification of any vaccine includes the rigorous review and assessment of all required safety and efficacy data. रूस ने कोरोना की वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका समेत 100 देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस ने यह दवा बनाई है। यही वजह है कि अमेरिका को चिढ़ाते हुए इस दवा का नाम रूस ने स्पुतनिक वी रखा। इस नाम की भी अपनी कहानी है, इसे अमेरिका कभी नहीं भूल सकता। 1957 में रूस ने अपना पहला अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था और इसी के साथ अमेरिका और रूस के बीच अंतरिक्ष में अपना प्रभुत्व जमाने की स्पेस रेस शुरू हो गई थी। अब इतिहास खुद को दोहरा रहा है। पुतिन के दावे का मतलब यह है कि कोरोना वैक्सीन की रेस में रूस ने अमेरिका को मात दी है। आज तक ब्यूरो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया, लेकिन दुनिया इस वैक्सीन को शक की नजर से देख रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस वैक्सीन के बारे में उतनी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई जितनी ब्रिटेन या अमेरिका की वैक्सीन को लेकर की गई है। कब ट्रायल शुरू हुए और कितने वक्त तक किए गए, कितने लोगों को शामिल किया गया, वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट रहे, वैक्सीन लगाने के बाद कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए और बीमार होने से बच गए, इन सारे सवालों के जवाब साफ नहीं है। किसी भी वैक्सीन के लिए तीसरे फेज का ट्रायल यानी कि फाइनल टेस्टिंग काफी अहम होती है। इसमें हजारों लोगों पर लंबे वक्त तक वैक्सीन के प्रभाव की जांच की जाती है। लेकिन रूस की कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है। वैक्सीन तैयार करने वाली संस्था गामेलिया इंस्टीट्यूट ने बड़े पैमाने पर वैक्सीन का नियंत्रित ट्रायल नहीं किया है, जिससे वैक्सीन से जुड़े खतरों की जांच हो सके। दुनिया को ये चिंता है कि रूस राजनीति या प्रोपेगेंडा के मकसद से जल्दबाजी में वैक्सीन के सफल होने का ऐलान कर रहा है। WHO पिछले हफ्ते चेतावनी दे चुका है कि रूस को टेस्टिंग के परंपरागत तरीकों को छोड़कर वैक्सीन तैयार नहीं करना चाहिए। WHO ने दुनिया भर की तमाम वैक्सीन की लिस्ट तैयार की है जिनके ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन अभी तक इस लिस्ट में रूस की वैक्सीन नहीं है। हालांकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि ये वैक्सीन प्रभावी है और इम्यूनिटी डेवलप करती है। एक अमेरिकी मीडिया हाउस ने पिछले हफ्ते रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय को वैक्सीन के इंसानी ट्रायल और किसी संभावित साइड इफेक्ट को लेकर सवाल भेजे थे, लेकिन मंत्रालय ने जवाब नहीं दिया था। अमेरिका,
कनाडा और ब्रिटेन की सरकारें पहले ही आरोप लगा चुकी हैं कि रूस की सरकार के इशारों पर काम करने वाले हैकर वैक्सीन रिसर्च की जानकारियां चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से भी रूस के वैक्सीन पर दुनिया का शक बढ़ गया है। दुनिया की पहली वैक्सीन के दावे और भारत में चल रही वैक्सीन बनाने की तमाम कोशिशों पर हमने दिल्ली के एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से बातचीत की है। सुनिए। रशिया ने आज कह दिया हम एक वैक्सीन रजिस्टर कर रहे हैं, यूएस भी अब उस पर काम कर रहा है और यूरोप भी। हम कहाँ पहुंचे हैं, भारत कहाँ है और रशिया की वैक्सीन पर हमारा क्या उद्देश्य रहेगा, क्या हम सोचते हैं उस पर? तो भारत के कई वैक्सीन जो हैं आगे पहुंच चुके हैं। फेज़ 2 फेज़ 3 ट्रायल जो है शुरू होने वाले हैं। कुछ कोलैबोरेशन भी है, सीरम इंस्टीट्यूट का ऑक्सफोर्ड के साथ है, तो मल्टी नेशनल कोलैबोरेशन भी है। मास प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में कैपेसिटी है फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन। जो रशियन वैक्सीन है, पहली चीज़ ये है कि वी हैव टू बी श्योर इट्स सेफ। तो उसमें देखना पड़ेगा डेटा क्या है, कि सेफ्टी का डेटा स्ट्रॉन्ग इनफ, सैम्पल साइज़ अच्छा है, लोगों में अच्छा उन्होंने एनालिसिस किया है, और देन इफेक्टिव कितनी है, कितनी एफिकेसी देती है, एफिकेसी कितने दिन लास्ट करती है। अगर दोनों चीज़ें ठीक हैं, सेफ वैक्सीन है, इफेक्टिव वैक्सीन है, देन आई थिंक इसका बहुत यूटिलिटी है। वी शुड लुक एट मास प्रोडक्शन एंड वैक्सीनेटिंग हेल्थ रिस्क हाई रिस्क ग्रुप्स। बट पहले ये क्लियर हो जाए कि ये वैक्सीन सेफ है और इफेक्टिव है। सर, आपने कहा जैसे इंडिया में अलग अलग जगह में पीक्स आ रहे हैं, एक साथ नहीं आ रहे। इंडिया में अब कब पीक आएगी? कितने सारे मैथमेटिकल मॉडल्स इस पर हो चुके हैं? क्या आपका फ्यूचर एनालिसिस रहता है? ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज वायरस कैसे बिहेव करेगा और लोग कैसे बिहेव करेंगे उस पर डिपेंड करता है। इंडिया में नहीं, अगर हम बाहर की बात करें, कई ऐसे देश हैं जहाँ पे पीक उनका आ चुका था, लेकिन अब उनका फिर एक और वेव आने लगा है या केसेस कम नहीं हो रहे। तो अगर हम अपने गार्ड जो है वो कम कर देंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, तो एक वायरस को मौका मिल जाएगा फिर से फैलने का और फिर केसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए अगर हमें अपना पीक जल्दी लाना है और उसको केसेस भी कम करने, तो हर एक इंसान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मास्क लगाए, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, रेगुलर हैंड वॉशिंग करें, और जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता है तो ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम ये सब करेंगे तो हमारा पीक जो है जल्दी आ जाएगा और एरियाज़ में इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम सब करेंगे तो पीक जो है अगले 4-6 हफ्ते में आ जाएगा। अगर ये नहीं करेंगे तो पीक को कई महीने लग जाएंगे। वैसे रूस ने जो वैक्सीन बनाने का दावा किया है उसके पीछे बहुत गहरी सोच है और वैक्सीन के नाम से इसका पता भी चलता है। इसका नाम है स्पुतनिक वी और इसका अर्थ होता है साथ में यात्रा करने वाला व्यक्ति। रूस ने 1957 में जो पहला स्पेस मिशन लॉन्च किया था उसका नाम था स्पुतनिक 1 और उसका असर यह हुआ कि दुनिया में स्पेस रेस की शुरुआत हो गई। 2020 में रूस ने स्पुतनिक वी के नाम से कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया है और अगर ये कारगर हुआ तो वैक्सीन रेस शुरू हो जाएगी। पुतिन ने जो आज किया है वो डोनाल्ड ट्रंप को हजम नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको पूरी दुनिया का वैक्सीन अपडेट दे देते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से वैक्सीन कितनी तेजी से बाजार में आ सकते हैं। ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की सुपर वैक्सीन के नतीजे सकारात्मक हैं। पहले और दूसरे चरण के परीक्षण में ये वैक्सीन सुरक्षित पाया गया है। इसने शरीर में एंटीबॉडी बनाने में कामयाबी पाई है। अब इस वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण इंग्लैंड और भारत में हो रहे हैं। इसके साथ ही ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में फेज 3 के परीक्षण हो रहे हैं। माना जा रहा है कि ये वैक्सीन अक्टूबर से इमरजेंसी टीके के तौर पर इस्तेमाल की जा सकेगी। अमेरिका में मॉडर्ना और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ दोनों ही मिलकर कोरोना वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 27 जुलाई को इसके तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हुआ। अमेरिका के 89 अलग अलग इलाकों के 30,000 लोगों पर इस वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। ट्रंप प्रशासन ने इसके लिए $1 बिलियन की मदद दी है। उधर जर्मन कंपनी बायोटेक, न्यूयॉर्क के फिजा कंपनी, चीनी दवा निर्माता कंपनी फोज्यून फार्मा ने साथ मिलकर वैक्सीन विकसित करने की कोशिश की है। जुलाई में कंपनी ने फेज 1 और फेज 2 के नतीजे को सकारात्मक बताया। 27 जुलाई को इस कंपनी ने अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील और जर्मनी सहित कुछ और देशों के 30,000 लोगों पर फेज 2 और फेज 3 का परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है। ट्रंप ने इस वैक्सीन के लिए भी $1.9 बिलियन मदद में दिए हैं।
इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के शोधकर्ताओं ने एक वैक्सीन विकसित की है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। 15 जून को फेज 1 और फेज 2 का ट्रायल शुरू किया गया था। ये वैक्सीन अभी फेज 1 और फेज 2 में ही है। भारत में भी वैक्सीन बनाने की कोशिश सकारात्मक परिणाम दे रही है। भारत की कंपनी ज्यूरेस कार्डिया ने वैक्सीन बनाई है। इस कंपनी को 3 जुलाई को मानव परीक्षण शुरू करने की मंजूरी दी गई। भारत बायोटेक के बाद कोरोना वैक्सीन बनाने की दौड़ में शामिल होने वाली दूसरी कंपनी है। फेज 1 के ट्रायल के बाद 6 अगस्त से कंपनी ने फेज 2 का ट्रायल शुरू कर दिया है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि हिंदुस्तान को भी जल्द ही कामयाबी मिले। वैक्सीन से जुड़ी खबरों के बीच चिंताजनक बात यह है कि बीते 24 घंटों में दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा लोग भारत में मरे हैं। भारत में कोरोना से 871 लोगों की जान चली गई है। यह आंकड़ा मैक्सिको, ब्राजील, अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देशों से ज्यादा है। ऐसे हालात में वैक्सीन से बहुत बड़ी उम्मीद है। जल्द ही दुनिया की अलग अलग वैक्सीन बाजार में आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि यह काम इस साल के अंत तक ही हो पाएगा। भारत में कोरोना की रफ्तार तेज है। अब तक कोरोना पॉजिटिव 22 लाख से ज्यादा कुल केस हैं, जबकि 45,257 लोगों की मौत हो गई है। इन सब के बीच आज मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार, गुजरात और तेलंगाना जैसे राज्यों में टेस्टिंग को बढ़ाने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि एक्सपर्ट्स भी इन बात को सामने रख रहे हैं कि अगर 72 घंटे में केस की पहचान हो जाए तो लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। पीएम ने कहा कि अब 72 घंटे के फॉर्मूले पर फोकस करना होगा। जो भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकले उसके 72 घंटे में सभी संपर्क में आए लोगों की टेस्टिंग जरूरी है। 72 घंटे में जिसको भी हुआ है उसके आसपास के सबको उसका टेस्टिंग हो जाना चाहिए, उनका ट्रेसिंग होना चाहिए, उनके लिए जो आवश्यक है वो व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये 72 घंटे वाली फॉर्मूला पर हम बल देते हैं तो आप मानिए कि बाकी जो जो चीजें हैं उसके साथ अब इसको जोड़ देना है कि 72 घंटे के भीतर भीतर इन सारे कामों को कर लेना है। यकीनन अगर ऐसा हो जाता है तो कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर रोक लगाई जा सकती है। आगे बढ़ते हुए बात अब जल्दी से चीन की करेंगे। अंबाला में राफेल की तैनाती के बाद चीन ने लद्दाख के पास अपने एयरबेस में फाइटर प्लेन की तैनाती बढ़ा दी है। होतान एयरबेस एलएसी के पास चीनी वायुसेना का सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना है। चीन बड़ी शिद्दत से राफेल की काट ढूंढ रहा है, लेकिन चीन की एयरफोर्स की तादाद भले ही ज्यादा हो, लेकिन वो लेह और लद्दाख वाले इलाके में, ऊंचाई वाले इलाकों में भारतीय वायुसेना का मुकाबला नहीं कर सकता। कैसे, इस रिपोर्ट में समझिए। 29 जुलाई को अंबाला में लड़ाकू विमान रफेल का टचडाउन हुआ। उधर वायु सैनिकों के हौसलों में नई उड़ान दिखने लगी। भारतीय सेना की ताकत बढ़ी है, मनोबल में गजब का उछाल है। लेकिन रफेल से चीन का उत्साह फेल हो गया है। चीन चुप नहीं बैठा है। पक्की खबर है कि एलएसी के आसपास वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है। रफेल की काट निकालने की नाकाम कोशिश कर रहा है। एलएसी के नजदीक चीन के होतान एयरबेस में हलचल पकड़ी गई है। खबर है कि चीन यहां अपने लड़ाकू विमानों की तादाद तेजी से बढ़ा रहा है। होतान एयरबेस एलएसी के सबसे करीबी चीनी वायुसेना का महत्वपूर्ण ठिकाना है। 27 जुलाई को जब फ्रांस से रफेल भारत के लिए उड़े, उसी दिन बीजिंग में हरकत शुरू हो गई थी। इसके तुरंत बाद 28 जुलाई को चीन ने यहां आनन फानन में अपने फाइटर प्लेन तैनात कर दिए। चीन ने यहां 36 फाइटर जेट्स की तैनाती की। फाइटर जेट्स में 24 J-11 बम वर्षक हैं, 6 J-8 फाइटर जेट्स हैं, 2 Y-8G ट्रांसपोर्ट प्लेन हैं, 2 KJ-500 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट हैं, 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर हैं। हमारे पास राफेल के आने पर चीन को इशू तो है ही। भारतीय वायुसेना के हर बेस पर रोज नियमित फ्लाइंग की प्रैक्टिस होती है। अब चूंकि कल रात नाइट फ्लाइंग की प्रैक्टिस का पता चला तो चीन में खलबली का उठना बहुत नेचुरल है। चीन ने काराकोरम के पास नॉर्थ ईस्ट में लगभग 200 किलोमीटर
और पैंगोंग त्सो से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर होतान एयरबेस में 60 मीटर चौड़ा और 3,300 मीटर लंबा रनवे बना रखा है और ये पिछले 3 महीनों से काफी ऑपरेशनल भी है। अब ये समझते हैं कि इन तैनातियों का मतलब क्या है और चीन किस बात से डरा हुआ है। दरअसल भारतीय वायुसेना चीन से छोटी जरूर है, लेकिन उसकी ताकत कहीं ज्यादा है। चीन के फाइटर प्लेन पश्चिमी देशों के फाइटर प्लेन की नकल है, जबकि भारत के फाइटर प्लेन नकल नहीं बल्कि मौजूदा दौर के सबसे बेहतर लड़ाकू विमानों में से एक है। यही वजह है कि चीन की तरफ बेचैनी देखी जा रही है। चीन अपने अग्रिम एयरबेस में फाइटर प्लेन की तैनाती बढ़ा रहा है, लेकिन लद्दाख में वो कितनी भी तैयारी कर ले, भारत की पहुंच और पकड़ का मुकाबला नहीं कर सकता। ये समझने के लिए चीन के एयरपोर्ट की लोकेशन को समझना होगा। दरअसल होतान के साथ साथ काशगर और नगरी गुरगुंसा जैसे उसके एयरपोर्ट करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। होतान एयरबेस की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से चीन की वायु शक्ति इस इलाके में भारत के मुकाबले कमजोर है। लेह से काशगर की दूरी 600 किलोमीटर है, होतान 390 किलोमीटर और गुरगुंसा 330 किलोमीटर दूर है। यानी यहां से उड़ान भरने वाले फाइटर प्लेन ऊंचाई की वजह से बहुत कारगर नहीं है। चीन के फाइटर जेट्स रफेल की तरह हवा में 12-12 घंटे नहीं उड़ सकते। भारत के 5 रफेल भी उनके सारे प्लान फेल करने का दमखम रखते हैं। रफेल के साथ ही मिग 29K और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स पहले से ही लद्दाख में तैनात हैं। वैसे तो होतान सिविल और मिलिट्री दोनों के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इस वक्त इसका मिलिट्री यूज ज्यादा हो रहा है। इसके साथ ही साथ चीन भारत से सटे अपने 13 और एयरबेस को लगातार अपग्रेड करने में लगा है। चीन के ये एयरबेस भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के भारतीय इलाकों से सटे हुए हैं। चीन के मन में रफेल का ये डर अच्छा है। वो बेचैन है कि भारत अब अपने इस इलाके में पैर पसार रहा है, सड़कें बना रहा है। हमारी कई सैन्य पोस्ट अब सीधे सड़क से जुड़ रही हैं और इससे भारत काराकोरम के पूरे क्षेत्र में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पोजीशन पर है। बस यही वजह है कि चीन बेचैन होकर साजिशें रच रहा है। रफेल लड़ाकू विमान के आने से और खास तौर से दिन और रात की उड़ान भरने से चीन की नींद उड़ गई है। ऐसे में चीन ने भारत के खिलाफ अपनी हवाई तैयारियों को तेज कर दिया है, जिसके मुकाबले को लेकर भारतीय वायुसेना भी तैयार है और सरहद पर रडार से लेकर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। मतलब साफ है, भारतीय सेनाएं हर मोर्चे पर चीन से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। और अब खबरदार में बात करेंगे राहत इंदौरी की। मशहूर शायर और गीतकार राहत इंदौरी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने आज शाम 5 बजे आखिरी सांस ली। राहत इंदौरी को कोरोना की वजह से 9 अगस्त को इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उनका इंतकाल हृदय गति रुकने की वजह से हुआ। राहत इंदौरी अपने खास अंदाज और शायरी के लिए जाने जाते थे। उनके कुछ शेर हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अस्कराओं के सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। कोई आसमान थोड़ी है साहब। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सरहदों पर। कोरोना की वजह से अब तक हिंदुस्तान में 45,257 लोगों की जान जा चुकी है। इसीलिए बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि बेहद सतर्क रहें और उन तमाम बातों का ख्याल रखें ताकि आप अपने आप को और परिवार को कोरोना से बचा सकें। रहिए खबरदार। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।